नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एसबी कॉलेज चांडिल। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि सेमेस्टर 6 का है, इसमें इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इसके काउजेस को भी जानने का प्रयास करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी मानसिक अवस्था से लगाया जाता है जहां वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि वह कौन सा व्यवहार करे और कौन सा ना करे। मनोवैज्ञानिकों ने संघर्ष पद का प्रयोग सामान्य अर्थ में इस रूप में लिया है कि संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बी की अभिरुचि को उन्नत बनाने या उसे किसी लक्ष्य पर पहुंचने में ए जानबूझकर कुछ ऐसी बाधाएं खड़ा कर देता है जिससे बी का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। यानी कि यदि हम इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो यह समझ में आता है कि संघर्ष के लिए कम से कम दो पार्टी यानी कि व्यक्ति, समूह या संगठन का होना अनिवार्य है। औद्योगिक संघर्ष में संघर्ष प्रायः समूह स्तर या संगठन के स्तर पर अधिक तथा वैधानिक स्तर पर कम होता है। संगठनात्मक मनोवैज्ञानिकों ने इसे संगठनात्मक संघर्ष या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की संज्ञा दी है। किसी भी औद्योगिक संगठन के कर्मचारीगण में आपस में उद्योग की नीति, प्रविधियों आदि के बारे में मतभेद हो सकते हैं, जिससे औद्योगिक संघर्ष की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा संघर्ष में एक पार्टी अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर एक बाधा खड़ा करती है और इसका एक निश्चित उद्देश्य यह होता है कि दूसरी पार्टी अपने लक्ष्य पर ना पहुंच सके या उसकी अभिरुचि या इंटरेस्ट अधिक मजबूत हो। इसके अलावा औद्योगिक संघर्ष का स्वरूप चाहे जितना भी विशिष्ट क्यों ना हो, इसकी उत्पत्ति अभिप्रेरणात्मक कारकों से होती है। स्टेगनर द्वारा इस तथ्य पर अधिक बल डाला गया और कहा गया है कि औद्योगिक संघर्ष सीधे कर्मचारियों की आवश्यकता से संबंधित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संघर्ष में दो पार्टी अर्थात ए एवं बी कुछ विशेष अभिप्रेरणात्मक कारकों के कारण एक दूसरे के बारे में एक विकृत प्रत्यक्षण करते हैं और उनमें से कोई एक दूसरे को अपने उद्देश्य में पहुंचने की दिशा में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब इसके हम कारणों को जानने की कोशिश करें कि संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल काउजेज और नॉन साइकोलॉजिकल काउजेज हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल काउजेज में जैसे कि प्रमुख मांगों एवं आवश्यकताओं का पूरा ना होना। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि जब कर्मचारियों की प्रमुख आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा एवं मकान की आवश्यकताएं तथा उनसे संबंधित मांगे पूरी नहीं हो पाती तो कर्मचारीगण हड़ताल का सहारा लेते हैं और एक तरह से औद्योगिक अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। जब इन आवश्यकताओं की तुष्टि नहीं होती तो कर्मचारियों में कुंठा एवं असंतोष बढ़ने लगता है। दूसरा, वित्तीय असंतोष यानी कि फिनेंशियल डिससैटिस्फैक्शन। औद्योगिक संघर्ष का एक अन्य कारण वित्तीय असंतोष है। लगभग यह देखा जाता है कि कर्मचारियों को जो व्यवस्थापक द्वारा कम वेतन दिया जाता है या वेतन का कुछ अंश काट कर भुगतान किया जाता है, इस स्थिति में उनसे वित्तीय असंतोष विकसित हो जाता है और उनकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। अनुपयुक्त अंतर्वैयक्तिक संबंध, इनएडिक्वेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कई औद्योगिक संगठनों में कुछ कारणों से कर्मचारियों का आपसी संबंध तथा पर्यवेक्षकों के साथ संबंध मधुर नहीं होते। इससे कर्मचारियों में कार्य अतुष्टि या जॉब डिससैटिस्फैक्शन होता है, उन्हें कार्य करने में मन नहीं लगता है। इसके अलावा व्यवस्थापकों की नीयत में अविश्वास या डिसबिलीफ इन मैनेजमेंट्स इंटेंशंस। कभी कभी व्यवस्थापक कर्मचारियों के संघों के सामने ऊंचे ऊंचे वादे कर लेते हैं
परंतु जब उन्हें कार्य रूप देने की घड़ी आती है तो पीछे हटने लगते हैं। इससे कर्मचारियों में व्यवस्थापकों के सच्चे अभिप्राय या नियत में शक होने लगता है। इसी तरह से व्यवस्थापक की अधिनायकीय मनोवृत्ति औद्योगिक संघर्ष का एक प्रमुख कारण व्यवस्थापक के अधिनायकीय मनोवृत्ति या डिक्टोरियल जो उसका सोच होता है उससे भी देखा जा सकता है। नॉन साइकोलॉजिकल काउजेज में हम लोग अस्वास्थ्यकर कार्य परिस्थिति या अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस को देख सकते हैं। जब कर्मचारियों के कार्यस्थल जो वर्क प्लेस होता है का वातावरण अस्वास्थ्यकर होता है, अर्थात उसमें पर्याप्त रोशनी, आबो हवा तथा तापक्रम पर्याप्त नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में वे कार्य नहीं करना चाहते हैं और जब ऐसी परिस्थिति से उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है तो वे इसके विरोध में आवाज उठाते हैं, जो धीरे धीरे संघर्ष का रूप ले लेता है। इसी तरह से पूंजीवादी दृष्टिकोण आधुनिक समय में मालिक वही है जिसके पास पूंजी है, यह अवधारणा मजबूत होती जा रही है। ऐसी पूंजीपति लोग न केवल छोटे छोटे कुटीर उद्योगों बल्कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों का संचालन अपने कंधों पर ले लेते हैं और इन उद्योगों में तानाशाह के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। प्रत्येक बड़े उद्योग में अक्सर यह देखा जाता है कि कर्मचारियों के कई संघ होते हैं और प्रत्येक संघ अपना संबंधन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में रखता है और उस पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है तथा कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है। परिणामतः इन विभिन्न संघों का आपस में तो टकराव होता ही है, साथ ही साथ व्यवस्थापकों से भी इतना टकराव होने लगता है कि ऐसी परिस्थिति में संघर्ष का होना या कॉन्फ्लिक्ट का होना लाजमी है। लाभों तथा सुविधाओं का असमान वितरण। प्रायः देखा जाता है कि उद्योगों से प्राप्त लाभों का अधिक से अधिक अंश व्यवस्थापक तथा मालिक अपने पास रख लेते हैं तथा छोटे अंशों का वितरण कर्मचारियों के बीच करवा देते हैं। इसके अतिरिक्त इस छोटे अंश का वितरण भी कर्मचारियों के बीच समान ढंग से नहीं होता। उन कर्मचारियों का जिनका व्यवस्थापकों एवं मालिकों से संबंध उत्तम होता है, उन्हें अधिक सुविधाएं एवं अधिक लाभ प्राप्त होता है तथा साधारण एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं एवं लाभ नाम मात्र का ही होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संघर्ष के कई कारण होते हैं। ऐसे संघर्ष के स्वरूप को यदि हम देखते हैं तो इसमें और भी फैक्टर्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। औद्योगिक संघर्ष में जो कमी के उपाय या मेजर्स ऑफ रिड्यूस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, इग्नोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, इम्पोजिंग अ सॉल्यूशंस, यानी कि कहें तो संघर्ष परिहार उपाय, संघर्ष की उपेक्षा करना, किसी समाधान को लादना, संघर्ष निर्बाध उपाय जिसमें समकारिता, श्रेष्ठ लक्ष्यों की ओर ध्यान दिलाना, संघर्ष निरोधक उपाय में सौदाकारी, संघर्षमय पार्टियों के बीच में अंतःक्रिया को संचित करना, संघर्ष मुकाबला उपाय यानी कि कॉन्फ्लिक्ट कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजी, समाकलनात्मक समस्या समाधान आदि को हम लोग रख सकते हैं। यानी कि औद्योगिक संघर्ष को कम करने के जो उपरोक्त उपायों को मैंने बताया, उसमें जो श्रेष्ठकर है कि कर्मचारी यदि स्वयं को ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें से जुड़े लोगों के बीच या व्यवस्थापक के बीच में अपना एक अंडरस्टैंडिंग बना लेता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में कमी होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संघर्ष में कमी के ये जो उपाय हैं वह बेहतर सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।